अद्य पुनः सूर्यज्ञसूत्राणां कल्पतुष्टवदानवाः पूजार्की गुरुशीघ्राणां भगनाः पूर्वयायिनां श्लोकम् एकवारम् उत्पत्तिदृष्ट्या पश्यामः। अस्ति कि युगे सूर्यज्ञशुक्राणां ख चतुष्करदारनवाः पूजार्की गुरुशीघ्राणां भगनाः पूर्वयायिनाम् अयं यः विषयः वर्तते तम् एकवारं स्पष्टतया पश्यन्तु। युगे सूर्यज्ञशुक्राणां ख चतुष्करदारनवाः इत्यस्मिन् विषये अत्र पश्यतु कि पूर्वगत्या सूर्यः यावता कालेन द्वादश राशीन् भुङ्क्ते तावान् एको भग्नः। पूर्वं भग्नस्य अवधारणां पश्यामः कि भग्नः कः। भग्नः द्वादश राशीनां समूहः। तो द्वादश राशीनां समूहः तो सूर्यः यावता कालेन द्वादश राशीन् भुङ्क्ते तावान् कालः एकस्य भग्नस्य भवति। सूर्य 12 राशियों का भोग जितनी देर में कर लेता है वह एक भग्न का काल होता है। इसे सामान्य रूप से हम इस तरह पंक्ति में लिख सकते हैं। इस पूर्वगत्या सूर्यः, पूर्वगत्या लिखना जरूरी इसलिए है कि सूर्यः प्रवह वायुवशात् पश्चिम गत्या भ्रमण दृश्यते। तो पश्चिम गत्या सूर्यस्य भ्रमणेन भग्नः न पूर्यते। अतः पूर्वगत्या सूर्यः यावता कालेन द्वादश राशीन् भुङ्क्ते तावान् एको भग्नः, उतना बड़ा एक भग्न होगा। और दूसरी बात है कि तावान् यह भग्नः स भग्न एव सौरवर्षं कथ्यते। यह भग्नः सः एव सौरवर्षमिति कथ्यते। अनन्तरं पश्यामः कि एकस्मिन् युगे यावन्ति सौरवर्षाणि भवन्ति, एक युग में जितने सौर वर्ष होते हैं उतने भग्न होंगे, या जितने भग्न होते हैं। यदि 12 राशियों का सूर्य जितनी देर में भोग करता है वह एक सौर वर्ष है, और 12 राशियों का जितनी देर में सूर्य भोग करता है वह एक भग्न भी है। तो सौर वर्ष और सौर भग्न दोनों बराबर ही हुए। तो एक युग में जितने सौर भग्न होंगे उतने सौर वर्ष होंगे, या जितने सौर वर्ष होंगे उतने भग्न भी होंगे सूर्य के। तो एक युग में सूर्य के कितने भग्न होते हैं, या एक युग में कितने सौर वर्ष होते हैं। तो एक युग में, युग का अर्थ यहाँ युग है या महायुग है? महायुग है। हाँ, तो एक महायुग में सूर्य के 43,20,000 भग्न होते हैं और उतने ही सौर वर्ष होते हैं। तो जब यह पता है कि सूर्य के 43,20,000 सौर भग्न होते हैं या वर्ष होते हैं, सौर वर्ष होते हैं, तो पहले हम सूर्य की मध्यम गति निकालना चाहते हैं। पंचांग बनाना है, ग्रह स्पष्टीकरण करने हैं। तो सूर्य की मध्यमा गति का आनयन करेंगे। सूर्य की मध्यमा गति का आनयन कैसे होगा? सूर्य की मध्यमा गति का आनयन होगा
उसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा अनुपात करते हैं। पहले तो यह कर लेते हैं कि 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में दिन कितने होते हैं। अब दिन कहने से यहाँ किसका बोध होगा? दिन कहने से यहाँ बोध होगा, हम लोग कहते हैं कि 4 दिनों बाद इस काम को करेंगे, तो वह कौन सा दिन होता है? 4 और दिन होता है, चांद दिन होता है, नक्षत्र दिन होता है, या सावन दिन होता है। हम किसी कार्य को 10 दिनों में करेंगे, आमतौर पर कहते हैं कि 10 दिनों के बाद यह कार्य करूंगा। तो वे जो 10 दिन हैं, वे 10 दिन सौर दिन हैं, चांद दिन हैं, नक्षत्र दिन हैं, या सावन दिन है? क्या है? सावन दिन गुरु। गुरुजी सावन दिन। सावन दिन। तो ये जो सावन दिन है, इस सावन दिन की परिभाषा क्या है? सावन दिन की परिभाषा है कि एक सूर्योदय का अंतर, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यंत का जो काल है वह सावन दिन है। तो दिन कहने से हम उसका बोध सामान्य रूप से करते हैं, और जब दूसरे का बोध कराना रहता है तो स्पष्टतया कहते हैं कि चांद दिन, नक्षत्र दिन, सौर दिन। तो अभी 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं इसका ज्ञान जरूरी है। तो 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं इसका ज्ञान कैसे होगा? तो अश्विनी के आदि में या मेष के आरंभ में 0 अंश पर सूर्य का भेद किया, और उसके बाद प्रतिदिन भेद करते करते जब मीन के 30 अंश पर सूर्य चला गया, तो देखा कि इतना सूर्य मेष के 0 अंश से लेकर मीन के 30वें अंश तक सूर्य को जाने में 365 सावन दिन लगे, अर्थात 365 बार सूर्योदय हुआ। 100 वर्ष में 365 बार सूर्योदय हुआ, और जो 366वां बार सूर्योदय हुआ, उस 366वें बार जब सूर्योदय हुए तो उसमें 15 घटी, 30 पल और 22 विपल जब हुए, तो देखा कि सूर्य फिर से अश्विनी के 0 अंश पर मेष राशि के 0 अंश पर चला गया। तो मेष के 0 अंश से आरंभ करके मीन के 30वें अंश तक जाने में 365 दिन, 15 घटी, 30 पल, 22 विपल इत्यादि लगे, अर्थात 100 वर्ष में इतने सावन दिन हुए। तो 100 वर्ष का मतलब, अब देखना क्या है कि हमारे पास तो सीधा सीधा आ गया कि 365 दिन, 15 घटी, 30 पल, 22 विपल में सूर्य 360 अंश चलता है, यह पता हो गया। तो 365, 15, 30, 22 जो भी इसके आगे है, उसमें यदि 360 अंश, तो एक दिन में कितना होगा? तो 360 बटे 365, 15, 30, 22, यही होगा ना। देखो, हम इस तरह से करते हैं कि 365, 15, 30, 22 इतना चलने, ये इतने दिनों में
कितना चला है? 360 अंश। तो 365 15 30 22 में चला है 360 अंश। तो एक दिन में कितना चलेगा? 360 अंश बटे 365 15 30 और 22, यही होगा ना। तो इस 360 को 365 15 30 22 से भाग देने पर जितना आएगा वह एक दिन में, यह जो आपके 365 15 30 22 थे ये सावन दिन थे, तो इतने सावन दिनों में 360 अंश चला था, तो एक दिन में कितना चलेगा? एक दिन में तो ये हो जाएगा 360 बटे 365 15 3 22। तो यह अर्थात वो 360 अंश है उसको अगर 365 से भाग देंगे, 360 से देते तो एक अंश लगभग होता, एक अंश होता। 360 को 360 से भाग देते तो एक अंश होता, लेकिन 360 को 365 15 30 22 से भाग दिया है तो एक अंश से थोड़ा कम होगा। तो वह 59 8, 59 कला और 8 विकला, यह लगभग आता है। तो यह जो 59 कला 8 विकला गति आई वो कितने दिनों की है? एक गति, एक दिन की। वह एक दिन कौन सा है? एक सावन दिन है। अर्थात एक बार सूर्योदय होने के बाद अगले सूर्योदय के बीच का जो काल है उसमें सूर्य की पूर्वाभिमुखी गति कितनी है? 59 कला और 8 विकला। यह जो 59 कला और 8 विकला गति है इसे मध्यमा गति कहते हैं, क्योंकि किसी दिन सूर्य का क्या होगा? अभी तो आपने कल ही परसों में जब चर्चा की थी तो देखा था कि सूर्य जब उच्च की ओर जाता रहता है तो शीघ्र गतिक रहता है, और उच्च से जब आगे चलता है तो अल्पगतिक हो जाता है। तो इसका तो अर्थ हुआ कि कभी सूर्य की गति एक अंश से अधिक रहेगी, कभी एक अंश से कम रहेगी, कभी एक अंश भी रहेगी। लेकिन अनुपातिक रूप से अगर पूरे वर्ष भर का देख लें तो मध्यम रूप से यह पता चला यहाँ कि यह जो 59 8 है, 59 कला और 8 विकला, यह एक मध्यमा गति आई। अब यह मध्यमा गति है तो सूर्य, अगर सूर्य मेष राशि के शून्य अंश पर है और उच्च की ओर जा रहा है, तो उच्च की ओर जब जा रहा है तो उच्च में आकर्षण है सूर्य का, तो उच्च में आकर्षण होने के कारण सूर्य शीघ्रता से उच्च की ओर चल रहा है। तो जब शीघ्रता से उच्च की ओर चल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य का जो मध्यम गति है उससे स्पष्ट गति अधिक होगी। वहां सूर्य की मध्यमा गति तो ये 59 8 है, तो यह तो 59 8 मध्यमा गति है, 59 कला और 8 विकला, इससे स्पष्ट गति अधिक होगी क्योंकि वह उच्च की ओर जा रहा है, और उच्च की ओर जाने के कारण उच्च में आकर्षण है, यह उच्च बिंदु है यहाँ। तो ग्रह जब उच्च की ओर जा रहा है तो इस आकर्षण के कारण यह जो मध्यमा गति जो थी उससे स्पष्टा गति अधिक हो गई। ठीक है। तो स्पष्टा गति, तो सपोज कि ग्रह यहाँ है, तो ग्रह यदि यहाँ है तो यह क्या है? स्पष्ट ग्रह है क्या? प्रतिवृत्तस्थ जो ग्रह है, ग्रह तो अपने विमंडल में है, तो सपोज कि ग्रह यहाँ है, तो ग्रह जब यहाँ है तो यह जो, ये देखिए कि यह कक्षावृत्त है, यह
और यह प्रतिवृत्त है। यह प्रतिवृत्त ऊपर गया है, प्रतिवृत्त में यह ग्रह है और प्रतिवृत्त में ही यह उच्च बिंदु है। तो ये जो ग्रह है यह जब प्रतिवृत्त में यहाँ है तो देखेंगे कि प्रतिवृत्तस्थ यह ग्रह जब कक्षा वृत्त में इसका परिणामन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस तरह से ऐसे लंब किया। आइए भूकेंद्र से ग्रह पर सूत्र ले गए, तो भूकेंद्र से ग्रह पर जब सूत्र ले जाते हैं, यह इस कक्षा वृत्त को जहां काटता है वहां इस ग्रह का स्थान है। तो जो प्रतिवृत्तस्थ ग्रह है, देखो ये प्रतिवृत्तस्थ ग्रह है यह, तो यह प्रतिवृत्तस्थ ग्रह है, यह भूकेंद्र है। इस भूकेंद्र से प्रतिवृत्तस्थ ग्रह में यहाँ से एक सूत्र ले गए और यह सूत्र देख रहे हैं कि यह जो कक्षावृत्त है इस कक्षावृत्त में यहाँ काटता है। तो कक्षावृत्त को यह सूत्र जहाँ स्पर्श करता है वहाँ कक्षावृत्तस्थ स्पष्ट ग्रह है। तो यहाँ कक्षावृत्तस्थ स्पष्ट ग्रह है और यह जो रेखा है, यह जो ग्रह से यहाँ लंब किया है इस पर, तो ग्रह से जो लंब हुआ है वह जो स्थान है यहाँ कक्षावृत्त में यह मध्यम ग्रह का है। तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि यह स्पष्ट ग्रह से मध्यम ग्रह पीछे है। प्रतिवृत्त में ग्रह यहाँ है, भूकेंद्र से इस ग्रह में सूत्र गया, यह जो सूत्र गया तो यह सूत्र इस कक्षावृत्त को यहाँ स्पर्श करता है। तो जहाँ कक्षावृत्त को स्पर्श कर रहा है वह तो स्पष्ट ग्रह है प्रतिवृत्त में, और इस ग्रह से जो लंब किया है हमने, यह लंब जहाँ कक्षावृत्त को स्पर्श करता है वहां मध्यम ग्रह है। ठीक है। तो अब देखिए कि उच्च की ओर जाता हुआ जो यह ग्रह है, यह उच्च की ओर जा रहा है, यह अब उच्च की ओर जा रहा है। तो उच्च की ओर जाता हुआ जो यह ग्रह दिख रहा है, इसलिए यह कक्षावृत्त में आगे है, और यह जो 59.8 गति है, इस गति से चलता हुआ सूर्य कक्षावृत्त में पीछे है। तो ये 59.8 प्रतिदिन चलते हुए यहाँ पहुंचा है, और वास्तविक गति से सूर्य, क्योंकि यह तो आनुपातिक गति है, एवरेज है, और ये स्पष्ट गति है, तो स्पष्ट गति से चलता हुआ सूर्य आगे है और मध्यमा गति वाला सूर्य पीछे है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह जो सूर्य है, ये ग्रह जब उच्च की ओर चलता है, अर्थात उच्च से जब पीछे है, तो उच्च से जब ग्रह पीछे है तो स्पष्ट ग्रह आगे और मध्यम ग्रह पीछे है। तो यहाँ जो स्पष्ट और मध्यम का अंतर ये आएगा, तो स्पष्ट और मध्यम का अंतर मंदफल है। तो वह जो मंदफल है, वह मंदफल जब इस मध्यम ग्रह में जोड़ते हैं तो स्पष्ट ग्रह आता है। ठीक है। अब ये उच्च, यह ग्रह जलते चलते यहाँ उच्च में आया, तो जब उच्च में आता है तो अब यहाँ देखिए कि भूकेंद्र से इस ग्रह पर सूत्र ले जाइए, और यह जो रेखा है इस रेखा पर यहाँ से लंब करिए यहाँ। तो इस कक्षावृत्त में स्पष्ट ग्रह भी यही हो जाएगा, मध्यम ग्रह भी यही हो जाएगा। यहाँ क्या था कि ग्रह यहाँ है प्रतिवृत्त में, भूकेंद्र से प्रतिवृत्त में सूत्र ले गए, तो यहाँ स्पष्ट ग्रह कक्षावृत्त और इस सूत्र का जहाँ स्पर्श हुआ है, यहाँ स्पष्ट ग्रह दिख रहा है। और यह जो आधार है, यह केंद्रगामिनी जो यह रेखा है, यह केंद्रगामिनी रेखा किसकी है? कक्षावृत्त की है। तो जो केंद्रगामिनी रेखा है, इसमें देखिए यहाँ भूकेंद्रगामिनी जो रेखा है, इस पर यहाँ लंब किया है, तो मध्यम ग्रह यहाँ है। यदि उच्च में ग्रह रहेगा तो इस भूकेंद्र से उच्च में ले जाएंगे सूत्र, तो कक्षावृत्त में यहाँ काटता है।
यहाँ स्पष्ट ग्रह होगा, और उच्च से यहाँ इस ग्रह से, यहाँ तो ग्रह है उच्च में, इस ग्रह से जब इस पर लंब करेंगे तो यहाँ आएगा, और यह कक्षावृत्त को यही काट रहा है। तो अर्थात उच्चस्थ जब ग्रह है तो वैसी स्थिति में ये जो सूत्र है भूकेंद्र से लेकर उच्च पर्यंत या भूकेंद्र से लेकर के ग्रह पर्यंत, यह लंब रूप ही हो जाता है। इसलिए जिस कक्षावृत्त में जहाँ ग्रह स्थान है स्पष्ट ग्रह का, वही मध्यम ग्रह भी हो जाता है, और मध्यम और स्पष्ट ग्रह का अंतर शून्य हो जाता है, इसलिए वहां मंद फलाभाव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ यह मंद फल का अभाव हो गया। यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि मध्यम ग्रह पीछे है, स्पष्ट ग्रह आगे है, क्योंकि यहाँ जब लंब करते हैं यह, तो ये कक्षावृत्त में यहाँ स्पर्श कर रहा है, और यह भूकेंद्र से ग्रह पर जाने वाली जो रेखा है वह कक्षावृत्त में यहाँ स्पर्श कर रही है, और इन दोनों का अंतर मंदफल है। मध्यम ग्रह पीछे है, स्पष्ट ग्रह आगे है, इसलिए इन दोनों का जो अंतर है उसे इस स्थान पर जोड़ने से यहाँ पहुंचते हैं, अर्थात स्पष्ट ग्रह होता है। तो मंदफल में धन संस्कार करने पर वहां पहुंच गए। लेकिन जब उच्चस्थ ही ग्रह होता है, उच्च में ही ग्रह है, ऐसी स्थिति में उच्च इस ग्रह पर भूकेंद्र से सूत्र ले जाते हैं, वह कक्षावृत्त में जहाँ स्पर्श करता है वहाँ स्पष्ट ग्रह है, और स्पष्ट यहाँ ग्रह स्थान से भूकेंद्रगामी यह व्यास रेखा है कक्षावृत्त की, इस कक्षावृत्त की व्यास रेखा पर जब लंब करते हैं, यहाँ इस व्यास रेखा पर लंब किया था तो मध्यम ग्रह यहाँ आया था, लेकिन यहाँ से जब व्यास रेखा पर लंब करते हैं तो मध्यम ग्रह भी वहीं आ जा रहा है जहाँ स्पष्ट ग्रह आया था। तो इसलिए मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह दोनों ही एक ही हो गए, मध्यम और स्पष्ट का अंतर शून्य सम हो गया, इसलिए मंदफला भाव हो जाता है। मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह दोनों एक ही हो जाते हैं। जब इससे आगे की ओर बढ़ता है तो ग्रह सपोज यहाँ आ गया, तो इसमें आकर्षण इसके प्रति है, इस उच्च के प्रति। तो यहाँ जब इस ग्रह में उच्च पे आकर्षण था तो जल्दी जल्दी इधर जा रहा था, शीघ्रता थी, शीघ्रगतिक था। अब आकर्षण तो पीछे की ओर है, गति इधर वाली है, तो गति से तो आगे चल रहा है लेकिन आकर्षण पीछे की ओर है। तो होता क्या है कि प्रतिवृत्त में जहाँ ग्रह है, यहाँ इस भूकेंद्र से सूत्र ले जाते हैं तो कक्षावृत्त में स्पष्ट ग्रह यहाँ है, और इस ग्रह से ये भूकेंद्र गामिनी जो यह रेखा है इस पर जब लंब करते हैं तो यह लंब यहाँ आया, और ये मध्यम ग्रह यहाँ इस जगह पर हो गया। तो देखते हैं कि यह जो स्पष्ट ग्रह है वह उच्च से जब आगे बढ़ा है तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट ग्रह पीछे है और मध्यम ग्रह आगे हो गया। इस स्थिति में मध्यम और स्पष्ट का जो अंतर मंदफल है, यह मंदफल इस मध्यम ग्रह में जब घटाएंगे तब पीछे की ओर स्पष्ट ग्रह तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो यह हुआ कि उच्च जहां है उसमें आकर्षण है, तो उच्च से जब पीछे ग्रह रहता है, उच्च से ग्रह जब पीछे है तो स्पष्ट ग्रह आगे रहेगा और मध्यम ग्रह पीछे रहेगा, और उच्च से जब आगे ग्रह है उच्च से आगे की ओर जब ग्रह जाएगा तो क्या देखते हैं कि स्पष्ट ग्रह पीछे हो गया है और मध्यम ग्रह आगे हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या आगे की जो पंक्ति है जिसमें कहा है कि कुजार की गुरु शीघ्राणाम भगना पूर्वयाई नाम, उसमें क्या कहते हैं कि जहां देखो मान लो कि सूर्य यहाँ है, यहाँ जो उच्च है जहां लिखा हुआ यहाँ सूर्य है, तो जब यहाँ सूर्य रहता है और मंगल गुरु या शनि इससे इधर रहते हैं, देखो सूर्य अगर यहाँ रहता है कहाँ उच्च के पास, उच्च बिंदु पर, और मंगल शनि या गुरु इससे पीछे हैं, तो स्पष्ट मंगल आगे रहता है और मध्यम मंगल पीछे रहता है। ठीक है, अर्थात सूर्य से पीछे जब रहता है
मंगल, तो मध्यम मंगल पीछे और स्पष्ट मंगल आगे रहता है। और सूर्य के आगे जब चला जाता है तो फिर स्पष्ट मंगल पीछे और मध्यम मंगल आगे हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जहां सूर्य है वहीं मंगल का उच्च स्थान है, क्योंकि जहां उच्च स्थान है उससे पीछे रहने पर स्पष्ट ग्रह आगे और मध्यम ग्रह पीछे रहता है। और जब मंगल इस उच्च बिंदु से आगे की ओर चला जाता है, मंगल इस उच्च बिंदु से आगे, यहाँ सूर्य है उच्च बिंदु में, तो यहाँ सूर्य से यदि आगे मंगल है तो देखते हैं कि मध्यम मंगल आगे हो गया और स्पष्ट मंगल पीछे रह गया। तो इसका अर्थ है कि सूर्य जहां है उस सूर्य में मंगल का आकर्षण है। तो मंगल का शीघ्रोच्च बिंदु सूर्य हो गया। तो सूर्य जिस राशि में रहेगा, इसीलिए कहा है कि एक युग में सूर्य के जितने भगण होंगे वही मंगल के शीघ्रोच्च के भगण होंगे, क्योंकि सूर्य जहां है वहीं उच्च स्थान रहता है, शीघ्रोच्च रहता है मंगल का। और मंगल का भी, गुरु का भी और शनि का, तीनों की यही स्थिति है। इसीलिए कहा कि कुजार की गुरु शीघ्राणाम भगनाः पूर्वजाइनाम। तो पता कैसे चला? तो वेद से जैसे पता किया इधर सूर्य का भगण, वैसे ही देख लिया कि मंगल का, गुरु का और शनि का पहले भगण का ज्ञान किया कि भगन कितने सावन दिन में पूर्ण होते हैं। तो जितने सावन दिन में पूर्ण होते हैं उसके मुताबिक एक सावन दिन में मंगल की गति का ज्ञान कर लिया। और फिर देखा कि अनुपातिक रूप से मध्यम गति से मंगल इस समय कहाँ है, और वेध करके देख लिया कि मंगल कहाँ है। तो देखा कि सूर्य से पीछे जब स्पष्ट मंगल था तो मध्यम मंगल पीछे था, और सूर्य के आगे जब स्पष्ट मंगल था तो मध्यम मंगल आगे था और स्पष्ट मंगल पीछे था। तो और यही स्थिति गुरु और शनि की भी थी। तो इससे यह पता चल गया कि सूर्य का जितना भगण होता है उतने ही भगण होते हैं मंगल, शनि और गुरु के। और ऐसा क्यों होता है? तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सूर्य जहां है उससे पीछे शनि, मंगल और गुरु के रहने पर स्पष्ट शनि, मंगल और गुरु आगे रहता है, और मध्यम शनि, गुरु और मंगल पीछे रहता है। और सूर्य से स्पष्ट मंगल, गुरु और शनि के आगे रहने पर जो स्पष्ट ग्रह है, स्पष्ट मंगल या स्पष्ट गुरु या स्पष्ट शनि, वह पीछे रहता है कक्षावृत्त में, और मध्यम मंगल, मध्यम गुरु और मध्यम शनि वह आगे रहता है। और वहां उनका जो मंदफल है वह मंदफल मध्यम ग्रह में ऋण संस्कार करने से स्पष्ट ग्रह होता है, और उच्च से पीछे रहने की स्थिति में मध्यम ग्रह में धन संस्कार करने से स्पष्ट ग्रह आता है। तो यही है युगे सूर्य शुक्राणाम ख चतुष्कर दारणवाह पुजार की गुरु शीघ्राणाम भगनाः पूर्वजाइनाम। अब इसमें कोई संदेह है? आनंद? नहीं गुरुजी, स्पष्ट है। अच्छा, विनायक? गुरुजी एक प्रश्न था गुरुजी। हाँ बताओ। गुरुजी जब ये नीच बिंदु में ऐसी स्थिति होगी तब भी ऐसे होगा गुरुजी? हाँ, उच्च और नीच दोनों में ही ऐसी ही स्थिति होगी। फिर गुरुजी हम ऐसे कैसे जानेंगे कि ग्रह उच्च में है या नीच में है? हाँ, तो कहते हैं कि यही तो